Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. जी इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हम ये सारी चीज़ें जो हैं इनको जहन में रखेंगे। ऐसे को, करंट अफेयर को, पाकिस्तान अफेयर को, सोशल साइंसेस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं कंप्यूटर एग्जाम्स के अंदर, सीएसएस के अंदर या पीएमएस के अंदर, उनको क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप की जाएगी और साथ में आर्गूमेंट बिल्डिंग जो आपकी है उसके ऊपर वर्किंग की जाएगी। और इन सारी चीज़ों को सामने रखकर हम जो है इन एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे कि इन एडिटोरियल्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं इस काम के लिए। तो टुडे इज 5th ऑफ जनवरी 2024। ये रहा आपका डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला सेक्शन। इसके अंदर हम 1, 2 एंड 3 ये वाले जो 3 एडिटोरियल्स हैं इनका एनालिसिस करेंगे और पीछे वाले जो जिस तरह मैंने स्लाइड में बताया उन चीज़ों को सामने रखेंगे। बाकी ये जो ओपिनियन वाला सेक्शन है इसके लिए जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और ये लेक्चर भी जो है अपलोड कर दिया गया है, यानी कि उन बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया गया जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई। हाँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो 2023 के अंदर जो ओपिनियंस थे 100+ लेक्चर्स पढ़े हैं चैनल के ऊपर, आप उनको विजिट कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है इस रजिस्ट्रेशन की तरफ आ सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ओपिनियंस की रजिस्ट्रेशन के लिए ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एडिटोरियल्स आपके फ्री होंगे। इसके अलावा जो है तो दूसरी ऑप्शन भी है हमने आपको के रखी है, वो है शॉर्ट ऐसे एवेल्युएशन, जिसमें ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। आप ऐसे जो है वो लिख कर भेजेंगे, टीम जो है उसको चेक करेगी, एवेल्युएट करेगी और फीडबैक के साथ आपको वापस भेज देगी। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जोन से भी आप सब्सक्रिप्शन इन दोनों में से करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। पीडीएफ लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा टुडे न्यूज़पेपर का, और साथ ही आपका जो ये वाला लेक्चर है उसका भी व्हाट्सएप चैनल का भी होगा। और इसके 3 चैप्टर्स हम बना देंगे नीचे टाइमलाइन के अंदर, और कोई भी क्वेश्चन हो आप फ्रीली जो है वो पूछ सकते हैं। और बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम ये काम आपने करना है, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना है। एंड टुडे क्वेश्चन इज हमास। हमास के बारे में डिस्कस होगा, इसके अंदर एडिटोरियल है। तो हमास का फाउंडर कौन था ये आप लोगों ने बताना है, ये आपको पता होना चाहिए। हु इज द फाउंडर ऑफ हमास, जिनके हमास जो है और जिनके फाउंडर का कौन है हमास का मेन। वैसे तो काफी सारे हैं लेकिन मेन कौन है उसके बारे में आपने रिप्लाई देना है। तो जी शुरू करते हैं। फर्स्ट 1 आवर जो है, हाँ इससे पहले जो है ना मैं आपको बताता चलूं कि 1-2 लेक्चर्स जो हैं वो तकरीबन मिस हैं। तो वो ये था कि थोड़ा मेरा हेल्थ का इशू था लास्ट वीक में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी रिकवर हो चुका है। तो जैसे ही जो है टोटली रिकवर होता है तो वो जो दो 1-2 लेक्चर मिस हैं आई विल इंशाल्लाह आई विल अपडेट देम। आप उनके बारे में परेशान नहीं होना, वो ज़रूर आपके जो है ना अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ली है तो इंशाल्लाह हम इसको फुलफिल करेंगे। वो ज़रूर हम जो है अपलोड करेंगे, ठीक है, जैसे भी थोड़ा सा टाइम स्पेस मिलती है तो लिहाजा इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। गैदरिंग स्टॉर्म। स्टॉर्म आपको पता है जो तूफान वगैरह होता है उसको कहते हैं गैदरिंग, इकट्ठा होना। किसको कह रहा है? इसराइल गजा के वार को लेकर कह रहा है ये बात। इस एडिटोरियल के अंदर वो डिस्कस क्या करेगा, इस एडिटोरियल के अंदर वो ये आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा है कि 2023 के अंदर तो गजा के अंदर जो कुछ हुआ वो हुआ ही हुआ, इंसानों की जानें गई, तो लेकिन एक होप थी कि 2024 के अंदर कुछ बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अब जो कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं 2024 के अंदर, नया साल चढ़ते ही कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से अब ये समझ आ रहा है कि काम जो है वो खराब होता जा रहा है, यानी कि ये जो जंग है ये रीजन के अंदर भी फैलना शुरू हो गई है। तो ये पहले आप मैप ले लें डिस्कशन से पहले। ये पूरे का पूरा मैप है, यहाँ पर है लोकेशन जो है आपके सामने ये वाली, दैट इज द लोकेशन। ये है वेस्ट बैंक आपका और यहाँ पर गजा आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मामला चल रहे हैं। अब इसको बाद में आपको बताता हूँ क्या मामला हुए। होता क्या है जी, मिडल ईस्ट की बात करता है, यानी कि ये वाला इलाका जो मैंने शो करवाया आपको मिडल ईस्ट की बात करता है। मिडल ईस्ट में कहता है क्या हुआ,
गजा क्राइसिस चल रहे हैं, आपको पता है गजा की जंग लगी हुई है, इसराइल वाले जो है बम्बारमेंट कर रहे हैं, इनोसेंट फलस्तीनियों को मार रहे हैं। 2024 का साल जो है वो चढ़ता है, ये पहले मैं आपको सारा डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद मैं पेपर पर्सपेक्टिव में बताऊंगा कि इसको कि कहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये पॉजिटिव होप थी कि मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दो कामों की वजह से। दो बड़े मशहूर काम हो गए, बड़े ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हो गए 2024 के अंदर ही। नंबर वन, ईरान का जो सिटी है कैरमेन, वहां पर दो बम ब्लास्ट हो गए। कहां पर हुए? जो मकबरा था ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी का, वहां पर क्या होता है, ये रहा आपका जो कासिम सुलेमानी साहब, ये वाले, तो इनका जो मकबरा था वहां पर क्या होता है, दो ब्लास्ट हो जाते हैं जिसके अंदर 80 प्लस, और अब तो ऑलमोस्ट 100 के करीब या 80 प्लस आप कह रहे हैं, डेथ हो जाती हैं। और जो ये ईरान की हिस्ट्री में बहुत सालों के बाद इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, ये दो ब्लास्ट इकट्ठे ही हो जाते हैं। अब एक काम तो ये हो गया, ठीक है। और इस काम के अंदर जो है वो कहता है 80 प्लस जो है वो डेथ हो गई हैं, ठीक है। और साथ ही वो आपको बताता है कि ये जो है जनरल साहब, इनकी जो वजह थी डेथ की, वो ये थी कि 2020 के अंदर यूएसए वालों ने इनका मर्डर किया था, ठीक है। इनके 2020 में इनका मर्डर हुआ था, थ्रू यूएसए वालों ने इनका मर्डर किया था, और उस वक्त भी हालात काफी खराब हुए थे, क्योंकि इमरान की एक जो बड़ी मशहूर ब्रिगेड थी, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया है डेट टाइम, हम जब इनकी डेथ हुई थी इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें आई थी, आर्टिकल्स ओपिनियंस आए थे। तो बड़ी ही उनकी मशहूर ब्रिगेड थी, बहुत पावरफुल थी, उसके ये जो थे हेड थे। और जो इनका ईरान का हेड है उसके काफ़ी ये नज़दीक भी थे। तो एक चीज़ तो ये होगी कि वहां पर दो ब्लास्ट हो गए ईरान के अंदर। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो हमास का टॉप लीडर है ना, साले अल अरोरी, उसको उसके साथियों के साथ जो है उसकी भी डेथ कर दी, कत्ल कर दिया गया मिसाइल स्ट्राइक के थ्रू बैरूट में, ठीक है। और एक काम ये हो गया। अब ये कहाँ पर हैं जी? ये रहे आपके दूसरे भाईजान जिन इनकी हुई है डेथ। और ये बैरूत आपका लबनान जो है, ये देखें आप, ये इसराइल है, ये है असल में जो गजा है, गजा की पट्टी ये वाली है, ये है वेस्ट बैंक, इन दोनों को मिलाएं तो बनता है फलस्तीन। और ये बीच में जो है ना, ये सारे का सारा एरिया ये इसराइल के पास है। और ये साथ में इनका लगता है लबनान का बॉर्डर, और यहाँ लबनान का जो कैपिटल है वो है बेरूत। यहाँ पर है जो हमास के लीडर है ना, ये वाले, यहाँ पर इनके ऊपर अटैक किया गया और इनको मार दिया गया। अब ये 2024 के अंदर दोनों इंसिडेंट हो गए, ठीक है। अब इसकी वजह से जो है अब हालात हो गए हैं खराब। यानी कि पहले तो ये था कि कुछ उम्मीद थी कि काम ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जो है काम हो गया है और ज्यादा खराब। यानी कि अब ये खदशा हो रहा है कि ये वाली जो जंग है ये इस पूरे रीजन के अंदर भी फैल सकती है। ये रहा आपका ईरान, ठीक है। अब आगे वो क्या कहता है? कहता है कि इसराइल इससे पहले भी जो है ना, जो ईरान के जो मिलिट्री वाले हैं या गवर्नमेंट फिगर्स हैं, उनके उनके इनके उनको कत्ल करता रहा है। और लेकिन ज्यादातर उसने यही जो है ना, शो नहीं करवाया कि मैं कत्ल करता हूँ, ठीक है ना। अपने जितने भी फॉरेन ऑपरेशंस हैं ना, उनको ये क्या करता है, हाइड, छुपा कर रखता है। लेकिन कहता है कि अभी जो करंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं ना, अभी इसराइल ने ये काम करके जो है वो क्या कर रहा है, आग से खेल रहा है। अब आगे वो कहता है कि तेहरान एंड हिजबुल्ला, उन्होंने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है। इस दोनों चीजों के बाद अभी तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन अगर इसराइल ने ये काम कंटिन्यू रखा तो वो ज्यादा देर तक अपना जो है ना मेंटेन नहीं कर पाएंगे इस अपने एक्ट को। फिर उनको अल्टीमेटली जो है फिर वो देना पड़ेगा कोई ना कोई रिस्पॉन्स। तो कहता फिर ऑफ कोर्स एक ही हल है कि इसराइल जो है ना वो गजा स्ट्रिप के ऊपर जो जेनोसाइड कर रहा है, जो इंसानों का कत्लेआम कर रहा है, उसको वो रोक दे। लेकिन कहता है कि वो तेल अवीव जो है कैपिटल है इसराइल का, वो इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज को कि वो रोके। क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, बिजमान या नेतन्याहू, वो क्या है, उनका इंटरेस्ट इसी में है कि ये जो जंग है ये लंबी रहे और वो जो है बच सके डोमेस्टिक सेंश्योर से। सेंश्योर होता है बेसिकली किसी को वार्निंग देना। और ये अक्सर आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको तो इस चीज का पता होगा, पीडा एक्ट जो होता है उसके मुताबिक जो है सेंश्योर भी दी जाती है। एक आपको रेड एंट्री आपकी सर्विस बुक में डाल दी जाती है, आपको सेंश्योर दी जाती है किसी भी शो काज का रिप्लाई में,
सबसे छोटी सजा ये सेंश्योर होती है। तो डोमेस्टिक सेंश्योर का मतलब ये है कि अब फल इसराइल वाले भी कह रहे हैं कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू ने ये काम किया है, ये जो जंग शुरू की है, इसने गलत किया है और अब वो जो है इससे बचने के लिए वो चाहता है कि ये कन्फ्लिक्ट थोड़ा लंबा चला जाए ताकि मुझे डोमेस्टिकली जो है वो सेंश्योर जो है वो ना मिल सके, मुझे डोमेस्टिकली जो है अपने ही घर में जो है इसका अकाउंटेबिलिटी ना मुझे देनी पड़े। तो ये था इस एडिटोरियल के अंदर। अब आ जाते हैं पेपर पर्सपेक्टिव में। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर आप इसको डील करें तो देखें, पेपर पर्सपेक्टिव में तो यही है, गजा की वार लगी हुई है, आपको पता है। अब ये गजा की वार जो है ये अब रीजनल लेवल पे इस तरह के काम करके, जिस तरह से वो दो काम मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं, रीजनल लेवल पे फैल सकती है और उसके बाद ये ग्लोबल लेवल के ऊपर भी वार जो है ये फैल सकती है। क्यों? क्योंकि यूएसए और इसराइल ये दोनों मिलकर अब इन्होंने ईरान पर जो है अटैक किया है, तो अल्टीमेटली इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो ग्लोबल लेवल पर हो सकते हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं अभी वो भी देख लें आपको। वो ये है कि देखें, ये ईरान रहा और ये रहे आपके जो दूसरे का, ये सऊदी अरेबिया रहा और इसके अलावा चाइना है। अब चाइना ने थोड़ा अरसा पहले क्या किया है, ईरान की और सऊदी अरेबिया की सुलह करवा दी। अब उस सुलह से ये हुआ कि सऊदी अरेबिया की जो जंग यमन के अंदर लगी हुई थी हूतीस के साथ, वो खत्म होगी। अब हूतीस जो है वो रेड सी के अंदर जो भी आता है, शिप वगैरह यहाँ से गुजरता है, उसके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। तो अगर अब ये इसराइल बजाय इसको कहते हैं इसलिए हम अटैक कर रहे हैं कि ये जंग बंदी बंद कर दे, ये बंद कर दे लोगों को मारना, लेकिन बजाय इसको बंद करने के उल्टा वो क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। उन्होंने बैरूत पे अटैक किया तो ईरान के जो लीडर हैं उनको मार दिया, ठीक है। तो वहां पर ईरान में ब्लास्ट करवा दिया। तो इससे क्या होगा, अब जो ईरान है अल्टीमेटली इन हूतीस को ज्यादा सपोर्ट करेगा फिर, तो ये फिर हूतीस फिर आगे चलेगी। तो इट इज द वन डिमेंशन, ये एक डिमेंशन है। और दूसरी तरफ से अगर यूएसए जैसे वो इंटर हुआ है, फुल सपोर्ट दे रहा है इसराइल को, तो इस तरफ से फिर चाइना भी जो है ईरान को जो है वो सपोर्ट देगा, या रशिया जो है वो ईरान को सपोर्ट देगा। तो ईरान आगे से फिर ये वाले जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको यूज करते हुए इस तरह से अटैक करते रहेंगे, हमास को सपोर्ट देंगे। तो फिर ये एक जस्ट लाइक अ प्रोक्सी वार बन जाएगी, जिस तरह से अफगानिस्तान में बनी है। तो ये फिर एक लंबी वार चलती जाएगी और आस्ता आस्ता फिर इसके अंदर मुख्तलिफ जो जैसे तुर्की है या दूसरे एलिमेंट्स हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट हो गया यहाँ पर, तो ये भी इसके अंदर शामिल होते जाएंगे। तो फिर ये ग्लोबल लेवल के ऊपर इसका फैलने का खदशा है। तो दैट इज द पेपर पर्सपेक्टिव में ये आपको एक कंसेप्ट डिलीवर करना था छोटा सा, तो ये हो सकता है, ठीक है। बाकी अल्टीमेटली विद पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आती हैं। सिंबॉलिक वायलेंस आपका नेक्स्ट एडिटोरियल है। सिंबॉलिक कहते हैं, आपको पता है सिंबल से निकला है किसी अलामत को, वायलेंस तशद्दुद करना वगैरह इस तरह से। तो इसके अंदर जो बात वो करना चाह रहा है वो बेसिकली बात ये करना चाह रहा है पीटीआई की। अब पीटीआई के साथ क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके पास जो बल्ले का सिंबल था ना उसको वापस ले लिया। तो पीटीआई अब क्या है, चैलेंज करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के पास, क्या वो इसको चैलेंज करे। अब इसकी वजह क्या है, क्यों जो है इलेक्शन कमीशन ने ये सिंबल वापस लिया है, वो कहता है जो आज स्क्रूटनी उसने की है इंट्रा पार्टी पोल्स की, हर पार्टी के अंदर जो इलेक्शन करवाए जाते हैं इंट्रा पार्टी पोल्स उनको कहा जाता है, ठीक है। कि कौन जो है चेयरमैन बनेगा, कौन जो है डिप्टी सेक्रेटरी बनेगा या सेक्रेटरी बनेगा, किसको क्या ओहदा मिलेगा, उसके इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो उन इलेक्शंस के ऊपर जो है इसने स्क्रूटनी की और उसने कहा इन्होंने इलेक्शन सही नहीं करवाए, लिहाजा उन्होंने बल्ले का सिंबल वापस ले लिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है यहाँ पर तो ये स्टोरी होगी खत्म। अब वो आगे कहता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि इंश्योर करना लेवल प्लेइंग फील्ड, तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना उनको इक्वल फील्ड देना ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। लेकिन यहाँ पर वो हम कहता है ये समझ आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बजाय वो क्या कर रहा है, कम्प्लिकेट करता जा रहा है। बल्कि उसकी कम्प्लिसिट क्या है, उसकी एफर्ट्स ये हैं कि अपकमिंग जो जनरल इलेक्शन है वो अनफेयर हो जितना हो सकता है, यानी कि उल्टा काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फिर वो कहता है कि जब वन कंसीडर द फैक्ट दैट इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कंडक्टेड बाय मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैव नेवर बीन स्क्रूटिनाइज्ड विद सच गुस्टो इन द पास्ट। और ये चीज एक और भी देखकर जो है कोई भी बंदा अंदाजा लगा सकता है कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इसने कह कर बल्ले का उनसे वापस लिया है, तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है हिस्ट्री के अंदर दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज करवाती हैं उनकी तो ऐसे स्क्रूटनी नहीं की जाती जितनी पीटीआई की है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं उनके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतनी ज्यादा वो उद्यम नहीं मचाया जितना इनको लेकर वो लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मेन रोल है वो उससे फिरा हुआ है और वो जानबूझकर जो पीटीआई वालों को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है।
वो चाहता है कि पीटीआई जो है वो इलेक्शंस में ही ना आ सके, क्योंकि जब बल्ले का निशान वापस ले लेंगे तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगी, जस्ट लाइक टू, तो उनको इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि अपना इंट्रोस्पेक्ट करे, एज आस्क इटसेल्फ व्हाई, कि अपने गिरेबान में जाके और पूछे अपने आप से कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब इसके अंदर आपने देख लिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। जो उसका रोल है वो रोल प्ले नहीं कर रहा। अब वो क्यों ऐसा कर रहा है, इसका तो अब मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये वीक बॉडी है, ठीक है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान है, फिर डिस्टेब्लिशमेंट चीज़ें हैं, बड़ा कुछ है, ठीक है। उसके ऊपर मैं नहीं जाने वाला, वो मैं दूसरे आपने एडिटोरियल्स ओपिनियन सुने ही, आपको पता ही है व्हाई इट इज़ बिहेविंग लाइक दिस। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं इसको लेकर जाऊं इस डिबेट को, तो डेमोक्रेसी के ऊपर जब अगर आप लिखते हैं तो डेमोक्रेसी के ऊपर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो क्यों स्ट्रांग नहीं हो रही। उसकी एक वन ऑफ द रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का कल्चर ही नहीं है। यहाँ पर लोगों को जो है डायनेस्टी स्टाइल पॉलिटिक्स जो है वो पसंद है, कि अब्बे के बाद अगला बच्चा बन जाएगा, उस बच्चे के बाद अगला बच्चा जो है वो हेड बनता है पॉलिटिकल पार्टी का। जैसे आपके सामने बिलावल है, अब बिलावल देखे ना, अब बिलावल जो है वो चेयरमैन बन गया, हेड बन गया, प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वो जाएगा। लेकिन उससे पहले उतनी बिलावल की उम्र अगर 30 साल उसकी उम्र है या 35 साल उसकी उम्र है, तो वो लोग जो 35-35 साल पार्टी को दे चुके हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी नहीं है। पार्टी किसकी है? इनके रिश्तेदारों की है। तो ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का कल्चर है ये पाकिस्तान में है ही नहीं। अगर करवाया भी जाता है तो वो बस जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी। तो एक रीजन तो ये है पाकिस्तान के अंदर जो चीज वैसे डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर रही, डायनेस्टी स्टाइल जो पॉलिटिक्स चल रही है। दूसरी एक ये भी रीजन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ जो पाकिस्तान है वो अपना रोल सही तरीके नहीं अदा कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ये खुद भी एक वीक बॉडी है, इसमें इतनी जान ही नहीं है ये कुछ कर सके, ये इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रांग ही नहीं है। तो ये भी आप ये दोनों चीजें यहाँ से आप जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इसकी आप एग्जांपल अगर देना चाहें तो यू कैन एग्जांपल आप जनरल कैटेगरी में दे सकते हैं कि जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनके साथ किस तरह से रवैया बर्ताव किया जाता है, या पॉलिटिकल पार्टी जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कोई नहीं इतने अच्छे तरीके से करवाती। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसने हमेशा से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को क्या किया है, पनिश किया ड्यू टू डिफरेंट रीजन। ठीक है, अभी पीटीआई की बारी है, इससे पहले नून लीग की भी गुजर चुकी है, फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी की भी गुजर चुकी है, उनसे भी इन लोगों ने आई थिंक सो 1980 के अंदर जो है वो उनका जो था तलवार का निशान था वो वापस लेकर इनको तीर का दे दिया था। तो जस्ट लाइक दिस ये इतनी वीक बॉडी है कि इसके ऊपर जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनका एक्ट वो जो है इसको कंट्रोल करके रखा हुआ उन लोगों ने। ठीक है जी, ये आपका सेकंड। डिजिटल डिसेप्शन। डिजिटल आपको पता है डिसेप्शन होता है फ्रॉड, धोखा देना किसी को। अब डिजिटली धोखा देने से क्या बात है? अच्छा लिखा है इन्होंने माशाल्लाह, बहुत प्यारा इस चीज को लिखा है कि नई डिमेंशन सामने आएगी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इसने लिखा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये लेकर गया है डेमोक्रेसी की शेप के अंदर। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पेपर पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। तो कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर बात करेगा। कहता है कि कोई भी जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स है ना, डेमोक्रेसीज है, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा सकता है पॉलिटिकल प्रोपोगंडा के लिए। ठीक है, पाकिस्तान की बात करता है कि यहाँ पर पोटेंशियल मिस यूज हो सकता है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इलेक्शंस के अंदर। ये सिर्फ हमारा कंसर्न नहीं है बल्कि एक थ्रेट भी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक थ्रेट के तौर पर वो कह रहा है कि इसको एक नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल देता है इमरान खान की कि उन्होंने आर्टिफिशियल वॉइस के जरिए क्या किया, एड्रेस किया ऑनलाइन थोड़े दिन पहले रैली को। ठीक है, लेकिन कहता है उन्होंने कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी, कोई गलत बात नहीं उन्होंने की। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर उन्होंने नहीं की तो दूसरे भी ना करें। इसको यूज किया जा सकता है नफीरियस जो यूजेस हैं इसके उसके अंदर। जैसे आपने डीप फेक जो है जो चीजें जो है वो फैलानी हो, गलत चीजें जो है वो आप लोगों ने फैलानी हो, जैसे इमरान खान की वॉइस के अंदर ही कुछ गलत मलत कुछ स्टेटमेंट दे दी जाती, तो उससे क्या होता, जो वोटर्स हैं उनको धोखा हो सकता था। जैसे इमरान खान की वॉइस के अंदर ही ये स्पीच हो जाती कि इमरान खान ही कहता था ठीक है जी आप लोग जो है नून लीग को वोट दे दें या इस बंदे को वोट दे दें। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस। तो कहता है इसके साथ साथ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप लोग फैब्रिकेट कर सकते हैं ऑडियो को, विजुअल कंटेंट को। जो देखने वाला कंटेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, वॉइसेस को चेंज कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ऑडियो लीक्स पाकिस्तान में एक चली थी, उसके ऊपर भी कहा जाता था ये फैब्रिकेटेड है, इनको क्या किया गया है,
खुद से मसनूई तरीके से तैयार किया गया है। तो कहता है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो इलेक्शंस हैं, इस दिस मीन द पोटेंशियल टू फैब्रिकेट स्टेटमेंट। अगर इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जाते हैं तो फिर क्या क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो स्टेटमेंट्स को चेंज कर सकती है, स्पीचेस को बदल सकती है, और इसके अलावा अलावा वो क्या कर सकती है, फॉल्स नैरेटिव जो है कैंडिडेट्स के मुतल्लक और पार्टीज के मुतल्लक गलत ख्यालात का इजहार भी कर सकती है। जैसे नवाज शरीफ की जुबान के अंदर फौज को बुरा कह देना, या शहबाज शरीफ की जुबान के अंदर नवाज शरीफ को बुरा कुछ कह देना, जरदारी की जुबान के अंदर इमरान खान को कुछ कह देना, इमरान खान की जुबान के अंदर जो है मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर कुछ ब्लेम कर देना। तो जस्ट लाइक दिस जो है इसको जो है मिस यूज किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर। और कहता है कि ये कॉन्टेक्ट तो इजीली जो है ना पब्लिक ओपिनियन को भी क्या कर सकता है, तब्दील कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में डिजिटल लिटरेसी है नहीं है, और ज्यादातर लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है बिलीव करते हैं, और यही एक डोमिनेंट सोर्स है पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके जो है इलेक्शंस के जो है काम वो खराब हो सकता है पाकिस्तान में। तो कहता है कि अब करना क्या चाहिए, फिर किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ये काम करने से रोक सकते हैं। तो कहता है कि इसके लिए क्या है, इस डिसइंफॉर्मेशन को कम्बैट किया जा सकता है कैसे। इनहांस आप कर लें डिजिटल लिटरेसी, लोगों को डिजिटल लिटरेसी दें, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है, नई पॉलिसीज बनाई जाए जो को इम्प्लीमेंट किया जाए आर्टिफिशियल के इस यूसेज के ऊपर। और इलेक्टोरेट के बारे में जो भी इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्टोरेट खास तौर पर वोट डालने वाले वोट लेने वाले इन सबको इन्फॉर्मेशन दीजिए अच्छे तरीके से। तो कहता है इस जो एक्शन से क्या होगा, जो हम आज ये एक्शन लेंगे इनसे हमें पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक टूल बन गया फॉर डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट के लिए, या वेपन अगेंस्ट इट, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है डेमोक्रेसी जो है वो बेहतर होगी, या फिर ये इसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट यूज होगी। तो इस ओपिनियन एडिटोरियल के अंदर हमने ये देखा कि पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं डिस्कशन करूं तो आप डेमोक्रेसी को ले सकते हैं, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले सकते हैं इन द डिमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे थोड़े दिन पहले एक ओपिनियन आया था, क्लाइमेट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अभी ये भी आ सकता है डेमोक्रेसी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर फिर क्या है, इसके अंदर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेमोक्रेसी का लिंक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जैसे उसने बताया है कि इतनी लिटरेसी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि इसको मिसयूज किया जा सकता है स्टेटमेंट्स को बदलने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम गेम करने के लिए, वोट तोड़ने के लिए, तो ये काम हो सकते हैं ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेमोक्रेसी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव जो है, जैसे इमरान खान ने उसका इस्तेमाल किया कि वो कैद के अंदर था, तो वहां से उसने क्या किया, स्पीच कर ली, तो बैरियर एक तोड़ दिया उसने, तो ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या है कि मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग दे देते हैं, किसी के बारे में ब्लेम कर देते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, तो ये नेगेटिव हो गया। तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो बहुत ज्यादा ही ये जो है अगर हम डिस्कस करते हैं, तो क्योंकि जो है डिजिटल एजुकेशन नहीं है, ठीक है, लिटरेसी जो है वो नहीं है, तो लोग ज्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर बिलीव करते हैं और जल्दी जल्दी ही हर खबर के ऊपर क्या कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक दिस जो है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में जो है लिटरेसी रेट वैसे भी लो है, तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। सो दैट इज इट। बाकी ये है कि ज़ाहिर है ये एक वन ऑफ द पॉइंट था, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेमोक्रेसी के अंदर। और मल्टीपल आगे चीज़ें हैं जिनको आप आहिस्ता आहिस्ता लिंक डाउन कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली ये होता है कि किसी पॉइंट के ये पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता मिलते जाएंगे और आपके आइडियाज जो हैं वो मैच्योर होते जाएंगे। ये पिक्चर है टुडे जी, इसके अंदर आप देख सकते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं, एंड दे आर ट्राइंग आवर देयर बेस्ट टू ब्लास्ट व्हाट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर एक अभी भी थ्रेट कायम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों का पाकिस्तान के ऊपर। कमेंट करके आप लोगों ने फीडबैक जरूर देना है, ठीक है। फॉर दिस इट विल हेल्पफुल फॉर अस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लेक्चर्स। एंड कोई भी क्वेश्चन हो आप फ्रीली जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।